प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री नन्हे पहलवान जी। नन्हे भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? भैया जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। नन्हे भाई, घर वापसी की तो बड़ी इच्छा रहती है कि कुछ लोगों की हो जाए तो देश में थोड़ा सा शांति हो। पर अमेरिका में एक नए स्तर की घर वापसी चालू हो गई है कि जो अपने घर से आए थे उनको एक्चुअली उठा के प्लेन में बिठा के घर वापस भेज दिया जा रहा है, और घर है वो भारत। तो एक एयरपोर्ट पे, अमृतसर के एयरपोर्ट पे एक हवाई जहाज उतरा। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, नन्हे भाई बाबा की खरी खोटी चैनल रन करते हैं बाबा जी के साथ, बाबा रामदास जी के साथ। और पिछले 4-5 साल से बाबा जी ने अपने हर माध्यम से यूट्यूब पर भी और अपने लेखन के थ्रू, और नन्हे भाई ने भी ये बहुत डिटेल में हम लोग को बताई, और ये इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलती है कि पंजाब से बहुत सारे लोग किस प्रकार से कनाडा और अमेरिका के लिए पलायन करते हैं, पैसे खर्च करके, एजेंटों के थ्रू, डंकी रूट लगा के, और हर प्रकार के अवैध तरीके से वो अमेरिका जाना चाहते हैं और कनाडा जाना चाहते हैं, और उसमें बहुत सारी पीड़ा लेते हैं, परिवार टूटते हैं, बहुत तरीके के। तो बाबा जी के चैनल पर, बाबा की खरी खोटी पर बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस हैं। उनके साथ हमने अपने चैनल पर भी कई बार ये बात की है, पर आज उसकी परिणति दिख रही है। अक्सर ये लोग पहुंच तो जाते थे, वापस नहीं भेजे जाते थे। पर ट्रंप के आते ही 180 हैं, कितने हैं नन्हे भाई, आप बेहतर बता पाएंगे? तो ये क्या भैया प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये क्या होता था, इन लोग के साथ क्या हुआ है? क्योंकि कुछ दिखाया जा रहा था कि कुछ लोग हैं हथकड़ियों में लाए जा रहे हैं, यहाँ पे उतारा जा रहा है, अमेरिका का प्लेन उतार रहा है। वो भी बड़ी तकलीफ थी उनको कि हाय, हमें हथकड़ी क्यों लगा दी। तो अमेरिका के तो अपराधी हुए वो लोग। जी नन्हे भाई। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। संदीप भैया, असली प्रॉब्लम पता क्या है कि हम अपने आप को अगर बदलना नहीं चाहेंगे तो फिर हमारा पतन तो फिर तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा, मैं 2 करोड़ घुसपैठियों को अपने देश से मार भगाऊंगा। मार भगाने से उसका मतलब था अपने देश से निकालूंगा, चिन्हित करके निकालूंगा। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उन 2 करोड़ में 20 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं, जिनमें से 18,000 को चिन्हित करके उनके डॉक्यूमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिए गए हैं। उन 18,000 में से 104 की पहली खेप कल अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरी। उतरने वालों में 3 स्टेट के लोग मुख्यतः थे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, और 2-4 लोग थे चंडीगढ़ से, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से, मोहाली से। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सब बातों के बाद भी हमारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार ने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा हमको वहां से लाने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि भारत सरकार ने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा। आप एक बात बताइए, आप एक देश में एक घुसपैठिए के तौर पे घुसे हैं, आपने वहां घुसपैठ की है, आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं थे। आप पनामा के जंगलों से होते हुए मैक्सिको की बॉर्डर कूद के, मैक्सिको की दीवार कूद के आप उस देश में दाखिल हुए हैं। आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई भी इस टाइप का आदमी अगर आपके देश में घुसेगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? मैं होता तो मैं गोली मार देता। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन सरकार की मैं एक क्वालिटी बताऊंगा आपको कि उन्होंने कम से कम गोली वोली का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इनको पकड़ा, हैंडकफ किया, इनका सारा सामान जब्त कर दिया और इनको जेलों में डाल दिया और मौका मिलते ही वापस भेज दिया। भारत सरकार से इनकी क्या उम्मीद थी कि भारत सरकार ने अपना जहाज नहीं भेजा, हमें एक मुलजिम की तरह हमारे हाथ पैर हथकड़ियों में जकड़ के हमें हिंदुस्तान भेजा गया, वो भी यूएस एयरफोर्स के एक जहाज में। इनको चाहिए था कि जैसे किसी जमाने में वो विजय माल्या का एक वो था ना, किंगफिशर एयरलाइंस, उसमें बड़ी है वो जो एयर होस्टेस होती थी वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती थी और बड़ा अच्छा खाना मिलता था। इनको वैसा ट्रीटमेंट चाहिए था। ये उम्मीद करते हैं कि एक देश में आप घुसपैठ करके घुसेंगे और वो देश आपको उसके बाद 5 स्टार ट्रीटमेंट दे। इनका था कि हमें हयात होटल में रोका नहीं गया, हमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 7 स्टार होटल्स में नहीं रोका, हमें उसने हैंडकफ करके हमारा सारा सामान जब्त कर लिया और जेलों में डाल दिया। भाई साहब शुक्र मनाइए, गोली नहीं मारी।
एक घुसपैठिया अगर आज कोई पाकिस्तानी इंडिया में एंटर करता है तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी उसको गोली मार देती है साहब। आप शुक्र मनाइए कि अपने देश सही सलामत वापस आ गए। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। आज एक लेडी का इंटरव्यू मैंने देखा। वो कहती, मैं और मेरा नाबालिग बच्चा एक एजेंट के थ्रू हम इंडिया से गए और एजेंट ने वादा किया था कि आप सीधे मैक्सिको लैंड करोगे और फिर बॉर्डर क्रॉस करोगे और आप अमेरिका में पहुंच जाओगे। उनके साथ एक धोखाधड़ी होती है, उनको वही पनामा के उसी डोंकी रूट के थ्रू जंगलों से ले जाया जाता है, फिर अंततः वो यूएस पहुंच जाती है। कितना अब पैसा खर्चा किया था इन्होंने? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, 1 CR। अब वो आके यहाँ बयान पता क्या दे रही हैं? भारत सरकार की गलती है, ऐसे एजेंट बैठे हैं जो हमें ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और हमारा पैसा रिकवर करके देना चाहिए। कोई इनसे पूछे, मोहतरमा, जब शाहरुख खान का जब जलवा जलाल था ना भाई साहब, आपको याद है वो जमाना यूपीए की सरकार में है? राजीव शुक्ला, मुझे एक इंसिडेंट याद आया, शायद आपके चैनल के लिए वो बड़ा वो शब्द आपको अच्छे नहीं लगे, फिर भी मैं बोलूंगा, मैं मानूंगा नहीं। इसी आजम खान से किसी ने कह दिया था कि अमर सिंह तो दलाल हैं। तो इन्हीं आजम खान, मौलाना आजम खान ने कहा था, उसको दलाल न बोलिए, वो दलालों की बेइज्जती है, मीडिएटर्स की बेइज्जती है, वो दलाल नहीं दल्ला है। आप सोच के देखिए, आजम खान ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो शाहरुख खान एक बहुत बड़े दल्ले के बहुत क्लोज होते थे, नाम नहीं लूंगा, कोई शुक्ला शुक्ला था, वो कभी बीसीसीआई का चीफ भी हुआ। और उससे बड़ा दल्ला इस धरती पे, अब अमर सिंह के बराबर का अगर कोई दल्ला आज जीवित है तो वही वो जीवित है। वो उनके बड़े खास थे। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने, वो लीगल वीजे पे गया था, इनवाइटेड वीजे पे गया था, स्पॉन्सर्ड था, उसका वहां शो था, कंसर्ट था। भाई साहब, अमेरिका ने नग्न करके पृष्ठ भाग में उंगलियां डाल के चेक किया था कि इस पृष्ठ भाग में कोई सोना, कोई आरडीएक्स या कुछ इलीगल सामान तो नहीं ले आ रहा। आपको किस्सा याद है ना? उस वक्त बड़ी बेइज्जती हुई थी इंडिया की कि देखो, हमारे इतने बड़े सुपरस्टार को वहां नंगा करके, नग्न करके पृष्ठ भाग में चेक किया गया कि वहां कुछ इलीगल तो नहीं ला रहा है इंडिया में, सॉरी यूएस में। तो इन लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि आपके पृष्ठ भाग में कुछ डाल के चेक तो नहीं किया जा रहा। जैसे कई सारी जांचें होती है ना, उसमें चाहे आपके ऊपर से या चाहे नीचे से दूरबीन डाल के चेक किया जाता है कि अंदर क्या अरे प्रॉब्लम है। ठीक, नन्हे भाई, हो गया हो गया हो गया, समझ गए। ठीक है, तो आप आपने समझिए, काफी एक्सरे कर दिया। जी। कर जी। रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या अपना जहाज नहीं भेज सकती थी हमको बुलाने के लिए? अरे इंडियन गवर्नमेंट तुमको एयरपोर्ट पर अलर्ट करके पीट नहीं रही है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक बड़े क्लोज, मेरी फीमेल फ्रेंड है, वो आजकल यूएस में है, विजिटर वीजा पे गई थी और जाके असाइलम का केस डाल दिया। तो मैं आज ही उनसे बात कर रहा था, एक बात बता, मैं कहा तेरा क्या बनेगा? मैं कहा अगला मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि तुम्हारा बारी है, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा तूने क्या कह के असाइलम लिया है? तो कहती, मैंने वहां कहा है कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और बीजेपी की वर्कर हूँ, तो आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस एंड शिरोमणि अकाली दल एंड खालिस्तान, ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। तो मैंने कहा पता है, अब आजकल यूएस गवर्नमेंट ना इंडिया के साथ यही बातें कर रही है कि जो फर्जी असाइलम सीकर्स है ना, इन्होंने जो फर्जी बातें बोल बोल के हमारे यहाँ असाइलम ले ली है जो बाइडन के राज में। मैंने कहा अब तुम्हारी फाइलें जांची जाएंगी और तुम्हारे खिलाफ, तुमने आज तक किसी के खिलाफ इंडिया में कोई मुकदमा तो किया नहीं था कि मुझे फलाने ने धमकी दे दी, मुझे फलाने ने तंग परेशान कर दिया। मैंने कहा अब तुम्हारा नंबर है। तुम तो लीगल डॉक्यूमेंट पे, विजिटर वीजे पे गए थे ना, असाइलम ले लियो ना। मैं कहा बेटा तैयारी कर लो वापस आने की। संदीप भाई, इनकी मूल प्रॉब्लम पता है क्या है? ये लोग शुतुरमुर्ग की नहीं, वो नहीं होता जो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये वो कबूतर हैं जिन्होंने ये पता नहीं था कि उनके सामने बिल्ली आने वाली है। तो नन्हे भाई, जो आपने 2-3 बड़ी जानकारियां दी कि कुछ लोग अब वापस भेजे जाने वाले हैं, और मैं पूरी तरीके से क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और इसमें वो 100% अपना पूरा पूरा योगदान करेंगे कि वो लोग पकड़े जाएं जो असाइलम सीकर्स हैं।
संदीप भाई की स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मुझे इसमें आवाज जब नहीं आपने आ शाहरुख खान की, हाँ अभी आ रही होगी रही। शायद, आपकी स्क्रीन अभी फ्रीज हो बात गई थी, हाँ जी, अब आ रही है। जी। तो जो शाहरुख खान की बात की उसका तो कारण ये भी था कि शाहरुख खान के टोनी अशाई नाम के एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से बड़े अच्छे संबंध थे और घर परिवार के संबंध थे। बहुत सारी फोटोज नेट पे भी घूमती हैं, बच्चों को गोद में खिलाने वाले टाइप्स संबंध रहे टोनी अशाई से। शाहरुख खान का बहुत बड़ा योगदान था कि आईपीएल में, बड़ा दुराग्रह भी था कि आईपीएल में जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले ही खेले। इन्हीं के समय में फिर ये पाकिस्तानी एक्टर्स को भी लेके आते थे। इनकी पिक्चर थी रईस, उसमें भी पाकिस्तानी एक्टर को लेके आए थे। तो ये जो जलवा जलाल था तो ये लोग इसमें यही कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने ये तो पाकिस्तान शाहरुख खान वाली बात होगी, फिर भी उसकी चेकिंग हुई थी। भाई अमिताभ बच्चन की कभी चेकिंग नहीं हुई, वो भी बड़े एक्टर रहे हमारे यहाँ के। अक्षय कुमार, इन लोग की, ऋतिक रोशन, इन सब की कभी चेकिंग नहीं हुई। तो तुम्हारे संबंध ऐसे रहेंगे तो तुम्हारी चेकिंग तो होगी ही होगी। फिर दूसरी बात की जो आपने बताया कि ये लोग जो वापस लाए जा रहे हैं, इनको इन्होंने तो कई बार असाइलम सीकर जो भारत सरकार के खिलाफ भी डाल के लिया है कि भारत सरकार हम पे, या हिंदूवादी सरकार, या मोदी की हिंदूवादी सरकार हम पे जो है, हम खालिस्तानी खालिस्तान बनाना चाहते हैं, बनाने नहीं हाँ दिया जा रहा है, बहुत तकलीफ यस में है। ठीक है, यस। तो इस प्रकार की भी चीजें इन लोगों ने बोल बोल के की हैं। अच्छा, भारत सरकार तो मुझे याद है कि यमन में युद्ध हो रहा था, युद्ध के बीच से लोगों को लेकर आई, इतनी चिंतित थी। 2014 से पहले तो कोई पूछता भी नहीं था कि कहाँ हो दुनिया में, किस देश में हो, कहाँ हो, कोई सरकार नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था या होने वाला था, तब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी वहां के लोगों को, वो जो भारत के लोग थे जो वहां पढ़ रहे थे, बच्चे बच्चे जो यहाँ पे तो कुछ एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो माँ बाप को बोलते कि हम जाएंगे अब यूक्रेन पढ़ेंगे। तो वहां पे एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि भैया चले आओ वापस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग कह रहे थे अरे नहीं, ये सब तो कोई युद्ध कहाँ हो रहा है आज के समय में, ऐसे थोड़ी होता युद्ध हो जाता है। युद्ध हो गया तो जब भारत सरकार युद्ध रुकवा कर भी उनको लेके आती थी तो भी बदतमीजी से वो कोई मतलब ब्रैट्स, तो बदतमीज बच्चे होते हैं ना घर के, उस टाइप के बिहेव कर रहे थे कि माँ बाप को बस यही था कि भैया युद्ध से लौट आए। और आज भी यूक्रेन में वो बच्चे वापस चले गए हैं पढ़ने या जो पता नहीं क्या करने के लिए, आज भी इस समय बैठे हैं इंडिया में, कई दिन रहे यहाँ पे आके भी दुराग्रह कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में हमको सीट दीजिए। क्यों, यहाँ का तो तुमने एग्जाम क्रैक किया नहीं था, बस यूक्रेन में घुस गए थे, इसलिए जो है तुमको यहाँ का मेडिकल कॉलेज दे दिया जाए, सीट दे दी जाए, जाके फार्मेसी करो, डेंटिस्ट बनो, कुछ बनो, जो भी मर्जी समझ में आए, दवा की नौकरी करो। खैर, इस समय इसराइल में युद्ध है, इसराइल युद्ध में है, वहां पे भारत के 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। योगी जी ने स्वयं बोला है, सबको रिस्क पता होता है। यूएन में जब कोई जाता है, यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस में, भारतीय आर्मी से लोग जाते हैं, पुलिस सर्विसेज से लोग जाते हैं, सीआरपीएफ से लोग जाते हैं, उनको पता होता है वो किस रिस्क में, किस ज्योग्राफी में जा रहे हैं, अफ्रीका के किन डिस्टर्ब एरिया में जा रहे हैं। बस ये कि थोड़ा पैसा बेहतर मिलता है तो 1-2 साल का रिस्क ले लेते हैं वो लोग। आईटी में जब बच्चे काम करते हैं वो ऑफ साइट चले जाते हैं, वो भी रिस्क ले लेते हैं, लेकिन ये सब तो लीगल तरीके से जाते हैं ना भाई। जी अगर जो मोहतरमा कह रही है कि एजेंट को पकड़ो, तो मैडम आपके लिए तो पूरी पूरी व्यवस्था एजेंट के माध्यम से अपना वीजा करवा कर भी जाने की है ना। अमेरिका के कुछ नियम शर्तें हैं ना, हर देश का अपना नियम कानून होता है, शर्तें होती हैं। आप दुबई रहने चले जाओ, 1 करोड़ रुपया खर्चा करके, क्या इनको गोवा में घर नहीं मिल रहा था, या इनको हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता, या उत्तराखंड में नहीं मिलता, अगर पंजाब नहीं पसंद आ रहा था तो, या गुजरात नहीं पसंद आ रहा था तो। ये, और अच्छा, एक तो मानसिकता, अब मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि तो छोड़ने की मानसिकता क्या है, आप इस पे बहुत डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। और ये वापस आने पर, इस तरीके से वापस आने पर सबको दोष देना है, स्वयं को नहीं देना है, ये क्या मानसिकता। संदीप भाई, जब अर्ली 60s में ये पंजाबी जब वहां पहले शुरू शुरू में यूके गए हैं, जब ये यूके गए हैं तो वहां जाके उन दोनों भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, और मेहनती कौम है, इसमें कोई देखिए दो राय नहीं है कि हम्म पंजाब का हर एक आदमी मेहनत कश आदमी है आज भी। हम्म। तो ये जब यूके गए हैं शुरू शुरू में ना, अर्ली 60s में और 70s में, तो उन्होंने वहां जाके अपनी मेहनत के बल पे बहुत पैसे कमाए, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा सक्सेसफुल हुए, और मतलब एंटरप्रेन्योर्स भी हुए। पैसों की तो बात ही आप मत करिए, ये ट्रेंड चलता रहा। अच्छा, एक बात आप सोच के देखिए ना, सन 65 में मान लीजिए एक बच्चा, एक यंग लड़का 20 एक साल का, वो चला जाता है यूके। 10 15 20 साल बाद
भाई वहां से वो पैसे भेज रहा है, हर महीने मोटे पैसे अपने घर भेज रहा है। आप सोच के देखिए उसके आसपास के लोगों को ये इन्फ्लुएंस होते हैं ना अगल बगल से, तो कहीं ना कहीं उसके वो भेजे गए पैसों से उसके परिवार का यहाँ लाइफस्टाइल चेंज हुआ। बड़ी घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, कपड़े, सोना, और लाइफस्टाइल। तब यहाँ नेहरू इंदिरा काल भी चल रहा था, जब देश को जानबूझ के गरीब बनाए रखे तो जाने की हुआ सारी क्या कवायद की गई। तो हुआ क्या कि 70-80s के बाद से ना पूरे पंजाब में एक एक ये ट्रेंड हो गया कि अगर अपनी गरीबी दूर करनी है, मैं गरीबी पे बाद में आऊंगा, अगर मतलब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो घर के अगर एक दो बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूएस चले जाएंगे तो वहां बहुत डॉलर बनते हैं, बहुत पैसे बनते हैं, बहुत पाउंड में बड़ा है। और मेहनती तो हम यहाँ भी है, मेहनत वहां करेंगे, यहाँ 1 रुपया कमाएंगे, वहां उसका 100 रुपए कमाएंगे। तो ये जो एक था ना कल्चर, ये पिछले 50-60 सालों से चला आ रहा था। आप एक बात बताइए ना, बिहार में लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं ना कि भैया यूपीएससी सबसे ज्यादा क्लियर करते हैं यूपी बिहार वाले हैं। तो एक वो ट्रेंड हो जाता है ना, हर स्टेट का माइंडसेट हो जाता है। सही कह रहे हैं, सही कह यूपी रहे हैं। बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बेटा सरकारी नौकरी पकड़ लो, अधिकारी बन जाओ, कर्मचारी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी। अगर जैसे एक एक ट्रेंड है ना कि अगर सिंपल यूपी पीसीएस के अधिकारी बन जाओ तो कई पीढ़ियों की गरीबी दूर कर दोगे, कई पीढ़ी फिर आराम से बैठ के खा सकती है। एक ये माइंडसेट है। तो वैसे पंजाब का एक माइंडसेट था कि हमारे घर का एक बच्चा चला जाएगा तो कई पीढ़ियों को तार देगा। अच्छा, वो माइंडसेट ना पिछले 30-40 साल में पीक पे आया। मैं 2015 के बाद तो कहूंगा वो डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा। यूके ने पॉलिसीज चेंज कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने पॉलिसी चेंज की, न्यूजीलैंड ने पॉलिसी चेंज की, अमेरिका ने पॉलिसी चेंज की, पर कनाडा ने एक पता नई पॉलिसी बनाई संदीप भैया। 2008 के आसपास मुझे याद है, यूके अगर आपको जाना होता था ना तो बड़ा आसान था। एक आइलेट्स नाम का कोर्स होता है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उसमें बैंड वाइज नंबर लेने होते हैं। 5.5 बैंड में, आपको सच बताऊं, 8th का सीबीएसई का स्टूडेंट 7 बैंड ले लेगा। मीडियाकर स्टूडेंट 5.5 बैंड लो, यूके के किसी एक फर्जी कॉलेज में एडमिशन ले लो, यूके का वीजा मिल जाता था और स्टूडेंट जाके वहां दिन रात मेहनत करता था, पैसे कमाता था। फिर यूके ने वो पॉलिसी बदल दी, फिर वही पॉलिसी अपना ली कनाडा ने। भैया सिंपल आइलेट्स का वो कोर्स करके आओ, 5.5 बैंड लो और हमारे देश में आके रहो। यूके, यूएस, कनाडा में एक बहुत बड़ा फर्क है कि अमेरिका बहुत बड़ा है। भाई अमेरिका आज भी वर्ल्ड की सबसे लीडिंग कंट्री है, सारी दुनिया जानती है। तो अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटीज, अमीर होने की, रईस होने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती। तो पंजाबियों का पहला लक्ष्य होता था, मैं आपको कंट्री वाइज बताता हूँ, आज के जमाने में भी। आज जो कल्चर था 2024 में, 25 की बात नहीं करूंगा, ट्रंप के आते तो भाई ट्रंप और ट्रूडो ये दो लोगों का तो जो हुआ इनके साथ, उसके बाद चेंज हुआ। उसके पहले 2024 तक बताता हूँ। अगर आपका बेटा यूएस में है तो जी आप यूपीएससी में आईएफएस हो। उसके बाद अगर आपका बेटा कनाडा में है तो आप आईएएस हो। उसके बाद आपका बेटा अगर ऑस्ट्रेलिया या यूके में है तो आप आईपीएस हो। उसके बाद अगर आपका बेटा न्यूजीलैंड में है तो आप आईआरएस हो, या ये जो अरविंद केजरीवाल था ये वाले हो, या रेलवेज में हो, इस टाइप के आप ऐसे समझिए। उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज इनकी बात करने करते हैं। तो इनके यहाँ शुरू से कल्चर था कि कैसे भी अमेरिका पहुंच रहा है। कनाडा में लीगल होने का एक तरीका था ना कि आप स्टडी वीजे पे आओ, 4-5 साल स्टडी करो, वर्क परमिट ले लो, फिर काम करते रहो, फिर आप किसी न किसी स्टेट द्वारा आप वहां पक्के हो जाओगे, वहां के नागरिक हो जाओगे, पीआर हो जाओगे, रेजिडेंट हो जाओगे। पर अमेरिका में ये नहीं था। अमेरिका में या तो आप बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल जॉब करते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में या एप्पल में, किसी ऐसे बड़ी मल्टीनेशनल्स में हो, या आप वहां कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप वहां किसी की नागरिक से शादी। ये 3 ही तरीके थे। इसके अलावा कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई लीगल वे था वहां पक्का होने का। फिर वहां एक और तरीका था, कैसे मर्जी करके वहां पहुंच जाओ, वहां दिन रात 10-20 साल मेहनत करते रहो, कभी तो पक्के हो ही जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट था ना पंजाब में कि मैं अपनी गरीबी दूर करूंगा, उस माइंडसेट का नतीजा है कि संदीप भाई 1 करोड़ रुपए लगा के एक महिला अपने नाबालिग बच्चे को पनामा के उन जंगलों में से लेके गई
जहां पे आप और मैं सोच नहीं सकते। आप एक बात सोच के देखिए, आपके घर का कोई सदस्य अगर आप सिर्फ अपना फोन बंद कर ले और ये बोल के घर से जाए, बस 5 मिनट में आया, और वो फोन बंद कर ले और वो अगले 1-2 घंटे ना आए या सारी रात ना आए, तो आपका हाल क्या होगा? पनामा के उन जंगलों में आपको मैं सच बताऊं संदीप भाई, 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 महीने, 9-9 महीने माँ बाप का अपने बच्चे से बात नहीं हो पाती है। आप सोच के देखिए, उस माँ को, उस बाप को, उस भाई को, बहन को, या उस पत्नी को, या उस पति को रात को चैन से नींद आती होगी? कोई इस पहलू पे बात नहीं करता है संदीप भाई, कि क्या वो माँ रात को सुख से सो पाती होगी, जिसका जवान बेटा, 18-19 साल का इकलौता बेटा, पिछले 6 महीने से उससे बात नहीं हो पा रही है, जिस माँ को पता है कि पनामा के जंगलों में डोंकी लगा रहा है, इलीगल तरीके से जा रहा है, जहां आपको मारने के लिए भेड़िए हर पग पग पे, हर मोड़ पे बैठे हुए हैं, उस माँ को नींद आती होगी? पंजाब के वृद्ध समाज को इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा कि क्या पैसा आदमी के जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मनी और लाइफ, इसमें से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, पंजाब के मनी नहीं, आपने इतने पंजाब मतलब ऐसा ऐसा मेरी बात है, एक लाइन की बात है, पंजाब के लोगों ने चूज किया पैसा, आज भी चूज कर रहे हैं। आज आप डोनाल्ड ट्रंप को हटाइए, कल 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ देकर जाएंगे, पर जाएंगे। ये माइंड सेट है। 1 करोड़ रुपए लगा के लीगली अमेरिका जाने वाली, मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन काल में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाती, या शायद कमा लेती, लेकिन फिर भी गई। और आप मौका दीजिए, 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर कोई और आता है, पॉलिसी चेंज करता है, तो फिर जाएंगे, ये नहीं मानेंगे। भाई आपने जो ये बात कही, इतना ऐसा चित्रण किया, मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि सुन के, सोच के कि भाई अगर वाकई में ऐसा इस तरीके से लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है ना कि ये जो पैसा खर्च करके जाते हैं, ये इनका पैसा नहीं होता, या तो इनके माँ बाप का होता है पैसा, या किसी का होता है, या पुरखों की जमीन का होता है, किसी व्यापार का होता है, किसी का होता है, इनका अपना नहीं होता। क्योंकि जो इतना पैसा कमा सकता है, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया, जब वो कमा लेता है ना भाई, तो उसका जीवन स्वर्ग लगने लगता है, यहीं पे लगने लगता है। महाकुंभ में लोग नहीं कमा रहे हैं, किस एरिया में रह के कमा रहे हैं? पूर्वांचल में रह के कमा रहे हैं। और पैसा मुझे नहीं लगता प्राथमिकता है, अवैध पैसा, या ये कि हम अमेरिका में रहेंगे तो वहां मजा ही आ जाएगा, और इस तरीके की जो एक जीवन शैली हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि हम वहां रहते हैं, वहां की भी एक्चुअल कंडीशन शायद इन लोग को नहीं पता, या ये पता नहीं करना चाहते। इस समय सबसे खतरनाक देश है अमेरिका, अपने नागरिकों के लिए, अपने रहने के लिए। और आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, बच्चे को क्या समाज देने जा रहे हो भाई? जानने वाले लोगों को बात होती है तो पता चलता है कि किसी का बच्चा कह रहा था कि मुझे पढ़ने जाना है, अमेरिका ही जाना है, मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि नहीं, अमेरिका नहीं जाना, कहीं और चले जाओ, बाहर में चलेगा। सेफ्टी वाइज अमेरिका इज द वर्स्ट। वहां पे जो जो अपराध होते हैं, जिस तरीके से होते हैं, जो वोकिज्म चल रहा है, जो ट्रांसजेंडर, और भी कुछ नहीं, उससे पहले से ड्रग ड्रग का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। क्या बात कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? अपने बच्चे को ड्रग दिलाने जा रहे हैं क्या? जो वहां सफलता पाता है, जो वहां पहला पैसा पाता है, वो यही करता है। कनाडा में तो मैरिजुआना वगैरह पता नहीं क्या लीगल कर रखा है। ऐसा समाज में जा रहे हो आप लेके? पैसा प्राथमिकता नहीं, कुछ अलग ही मनोदशा है जो प्राथमिकता में है। अब क्या ही कहें, आप अपनी बात कहें, फिर इस चर्चा का समापन करते हैं, काफी लंबा हो। जी। संदीप भाई, वहां पे कुछ ना डॉक्टर्स हैं जो फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं और डोंकी रूट से आए लोगों का ना इलाज करते हैं। 50% of girls are sexually exploited by hundred of men during that journey. क्या ही कहें। अब बताइए, डंकी नाम की फिल्म जो है शाहरुख बनाते हैं, जो भी बात हो रही थी कि शाहरुख को अमेरिका में लीगली गए थे तो नाप दिया था। आयरनी ऑफ आयरनीज की डंकी नाम की फिल्म शाहरुख बनाते हैं, दिखाने के लिए कि लोग डंकी रूट से कैसे जा रहे हैं। और उसमें भी यही शायद जस्टिफिकेशन था कि भाई भारत से जो जाने दे, जो जाना चाह रहा है उसको जाने दीजिए, उसको आने दीजिए, अपने देश में आने दीजिए। ये तरीके का तो नैरेटिव ही लोग चलाते हैं। अपने बेटे को भेजो यार तुम डंकी रूट से, हद है। एक खैर, बार पर संदीप भाई लेकिन ना, मुझे लगता है कि अब सही सही दिशा में यह कार्य शुरू हो गया है कि जो जहां का है वो वहां रहे, और वहां पर मेहनत करे, अपने देश को बेहतर बनाने का प्रयास करे। क्या लगता है आपको ननी भाई? संदीप भाई, एक बार ना कुछ ओलंपिक लेवल के एथलीट्स से, खिलाड़ियों से पूछा गया था
कि तुमको हम एक ऐसा स्टीरॉयड प्रोवाइड कराएंगे जिससे तुम्हारा ओलंपिक में गोल्ड आ जाएगा, पर अगले दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो आप बताइए उन्होंने क्या चूज किया होगा? मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड। गोल्ड। संदीप भाई, आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे कि ठीक है, जो भी पनामा की वॉल और मेक्सिको की पनामा के जंगलों के थ्रू डंकी लगा के आप जैसे मर्जी मेरे देश में आओ, मैं आपको लीगल रेजिडेंसी दूंगा, 5 करोड़ रुपए का रेट दिखाऊंगा आपको पंजाब हरियाणा में, इसी डंकी का, कि कैसे न कैसे करके बस पहुंचना ही तो है। वो तो तुरंत रेजिडेंसी दे रहा है। भाई साहब नहीं मानेंगे। आप और मैं जितनी मर्जी वीडियोस बना ले, कनाडा में एक लेडी है, नाम है सुंदर सिंह गरेवाल, वो कहती है अगर आपकी बेटी कनाडा स्टडी वीजे पे आ रही है और उसको यहाँ संभालने वाले कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त हो जाए। आपका बेटा, आपका बच्चा अगर यहाँ आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो किसी ड्रग रैकेट में फंस के एज अ म्यूल, एज अ कैरियर काम करता होगा। बहुत ज्यादा चांस है कि वो डिप्रेशन में जाके यहाँ सुसाइड कर ले। फिर भी लोग भेजते हैं। वही भाई, आप और मेरे मेरे जैसे लोग ही भेज रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। तो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि भाई साहब नहीं, आप जो मर्जी कर लीजिए। हाँ, ये ये तो है कि भाई जिसको संतोष नहीं है उसको कतई नहीं, जहां भी है वो है, जिसको होगा उसको होगा ही होगा। जी, और एक एक ऐसे जीवन जहां आप हैं, अगर आप जहां जो जीवन में नहीं है उसके लिए प्रयास करना ठीक है, सही तरीके से प्रयास करिए, वो लंबा टिकता है। और जो जीवन में है वो आदमी उसको नहीं देखता है कि मेरे पास क्या है, अब मुझे उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए। छत है, परिवार है, समाज है, आसपास जो भी है, आपको लगता है कि यार ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए, तो बात अलग है फिर वो। और अच्छा, उसके बाद क्या, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में है एजेंट को पैसा देना, पर उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं। और ये जो लोग वापस आ गए हैं शायद अब इनको ये बात समझ में है। खैर देखते हैं। नन्हे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, जानकारी दी, और इस घटना के माध्यम से समाज का जो एक चित्रण आप लोग करते हैं और बताते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग, हमारा भले कितने वीडियोस बना ले, सफलता है नहीं है वो एक अलग कहानी है, पर कुछ लोगों तक भी अगर ये बात पहुंचती है, उनको समझ में आता है, तो भी 2 4 5 10 जीवन भी बच जाते हैं, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो दर्शकों, अगर आपकी राय क्या है कमेंट में आप जरूर जाहिर करें। नन्हे भाई का चैनल बाबा की खरी कोठी हमारा प्रारब्ध, जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा राय जाहिर करें, और लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से जब बात दूर तक जाती है तो हो सकता है किसी का जीवन बचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।